आज हम अपर्दन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आज करने वाले हैं। तो वो जो सिद्धांत है वो डेविस महोदय ने दिया था। तो डेविस महोदय ने ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? भौगोलिक चक्र सिद्धांत। जो डेविस महोदय थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? भौगोलिक चक्र सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था भौगोलिक चक्र सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है वो आपका अपर्दन से संबंधित सिद्धांत है। अगर इसका अन्य नाम हम देखें तो इसका अन्य नाम था समतल स्थापक सिद्धांत। समतल स्थापक सिद्धांत इस सिद्धांत को कहा जाता है और इसी सिद्धांत को चादरी कटाव सिद्धांत भी कहा जाता है। चादरी कटाव सिद्धांत, तो ये इसके अन्य नाम है। जो डेविस महोदय है वो आपके यूएसए के थे, यूएसए के, और इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया था वो किस सन में दिया था? 1899 में। इन्होंने एक अन्य सिद्धांत और दिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुष्क अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है वो किसने दी थी, तो किसने दी थी? डेविस महोदय ने दी थी। कौन सी संकल्पना दी थी? शुष्क अपर्दन चक्र। शुष्क अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है किसने दी थी? डेविस महोदय ने ही दी थी। जो ये अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है शुष्क अपर्दन चक्र की, वो किस सन में दी थी? 1905 में दी थी। जो डेविस महोदय हैं उन्होंने अपने इस सिद्धांत में 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। कौन कौन से कारक? नंबर 1 संरचना, नंबर 2 प्रक्रम, नंबर 3 अवस्था। कि कोई भी जो स्थल रूप है वो इन 3 कारकों के पर निर्भर करता है कि जो स्थल रूप है उसकी आकृति कैसी होगी। तो संरचना, प्रक्रम और अवस्था, कि कोई भी जो स्थल रूप है वो किसका प्रतिफल है? संरचना, प्रक्रम और अवस्था का। तो ये जो 3 जो कारक है जिसके कारण कोई भी स्थल प्रभावित होता है, तो इन 3 कारकों को डेविस का त्रिकूट भी कहा जाता है। किसका त्रिकूट? डेविस का त्रिकूट। अब आपसे पूछ लिया जाए कि डेविस का जो त्रिकूट है वो क्या है? संरचना, प्रक्रम और अवस्था। ये 3 जो कारक है उसको डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। तो आगे देखिए, जो डेविस का जो ये सिद्धांत था इसमें भौगोलिक चक्र का, भौगोलिक चक्र मतलब भौगोलिक चक्र वह अवधि है, अपर्दन की वह अवधि है जिसमें एक जो उत्थित भूखंड है वो समतल प्राय मैदान में कन्वर्ट हो जाता है। कि जो उत्थित भूखंड, उत्थित मतलब कोई भी जो पर्वत है, पहाड़ है, वो उत्थित मतलब पहले उसका उत्थान होगा, उसके बाद उसका अपर्दन होता है। ठीक है। जो ये डेविस महोदय थे इन्होंने 2 कारक लिए, उत्थान और अपर्दन। जो उत्थान और अपर्दन है इसमें जो उत्थान की प्रक्रिया है ना वो छोटी प्रक्रिया है। ठीक है। कि कौन कौन से कारक लिए? देखो, अपर्दन और उत्थान। कि जो अपर्दन है ना वो लंबी प्रक्रिया है, मतलब लंबे समय तक चलता है। तो कैसी प्रक्रिया है ये? लंबी। डेविस ने ये माना। और जो उत्थान है वो छोटी। अब छोटी कैसे है? देखिए कि जो उत्थान है, कोई भी पर्वत है, पहाड़ है, उसका उत्थान सबसे पहले उसका उत्थान होता है। ठीक है। तो वो छोटी अवधि में ही उसका उत्थान हो जाता है। उसके बाद जो है उसमें अपर्दन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जो उत्थान है, जब तक उत्थान होगा अपर्दन की प्रक्रिया जो स्टार्ट नहीं होगी। ये किसने माना? डेविस ने माना। डेविस ने कहा कि सबसे पहले तो किसी स्थान का उत्थान होता है, उसके बाद उत्थान की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद किसी स्थान का अपर्दन स्टार्ट होता है। तो ये जो सिद्धांत था डेविस का जो सिद्धांत था वो कुछ मान्यताओं पर आधारित था। तो वो मान्यताएं क्या है वो देखिए। जो डेविस है इन्होंने माना कि कोई भी स्थान है उसका सबसे पहले क्या होगा? उत्थान होगा। जब तक उत्थान होगा उसका अपर्दन नहीं होगा। तो जो उत्थान के बाद अपर्दन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि नदियां जब तक अपर्दन करती रहती है जब तक वो क्रमबद्धता को प्राप्त ना कर ले। ठीक है। और जो ये सिद्धांत है इसमें सबसे पहले जो नदियां हैं वो किसका अपर्दन करती हैं? अपनी जो घाटी है उसका अपर्दन करती हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो अपर्दन है और उत्थान है ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ नहीं चलती। ये किसने कहा? डेविस महोदय ने माना है। ठीक है।
इसके बाद जो डेविस महोदय ने, इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए 3 अवस्थाएं बताई। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई वो देखिए। पहली अवस्था जो इन्होंने बताई वो बताई तरुणावस्था। तरुणावस्था। दूसरी जो इन्होंने बताई वो कौन सी थी? प्रौढ़ावस्था। एंड थर्ड वन इज जीर्णावस्था। तो कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं। पहली तरुणावस्था, दूसरी प्रौढ़ावस्था, तीसरी आपकी जीर्णावस्था। तो यहाँ पे जो डेविस महोदय है, इन्होंने कहा कि तरुणावस्था जो है अपर्दन चक्र की सबसे पहली जो अवस्था है, यहाँ पे ये जब उत्थान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद अपर्दन चक्र स्टार्ट होता है। तो वो जो अवस्था आती है उसके बाद वो कौन सी अवस्था आती है? तरुणावस्था। अब देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जब अपर्दन उत्थान हो चुका होता है उसके बाद अपर्दन होगा। लेकिन अपर्दन कैसे होगा? मान लीजिए कोई भी पहाड़ी है, पहाड़ी में आपकी छोटी छोटी सरिताएं बह रही है, तो छोटी छोटी जो नदियां हैं वो बहेंगी, लेकिन वो कैसे बहेंगी? दूर दूर बहेंगी, जिसको डेविस ने क्या कहा? सरिता दीर्घीकरण। ठीक है, सरिता दीर्घीकरण। कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो दूर दूर बहेंगी, अपर्दन कम करेंगी। अपर्दन कहाँ का करेंगी? जो आपका जो निरपेक्ष ढाल है, मतलब कोई भी, जैसे आपका ये पहाड़ी है या पर्वत है, इस पे आपका सबसे पहले अपर्दन कहाँ से स्टार्ट होगा? इन्होंने कहा कि जो अपर्दन है आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ से आपका जो घाटियां हैं, जो नदी है, नदी यहां से निकली तो अपनी घाटी को लगातार गहरा करती रहेगी, गहरा करती रहेगी। लेकिन जो पहाड़ है या कोई भी ऊंची चोटी है, उसका जो ऊपरी शिखर है, जिसको हम जल विभाजक शिखर का नाम देते हैं, तो यहाँ पे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहाड़ी के जो जल विभाजक शिखर है, विभाजक शिखर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो तरुणावस्था है, इसमें पहाड़ी का जो ऊपर वाला जो शिखर है, इस पर कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ना है। तो जो पहाड़ी है उसका जो निरपेक्ष ढाल है वो सेम रहेगा। कैसा रहेगा? निरपेक्ष ढाल, निरपेक्ष जो ऊंचाई है वो आपकी स्थिर रहेगी। अब निरपेक्ष जो ऊंचाई है वो स्थिर रहेगी। जो घाटी गर्तन है, मतलब घाटी जो है वो लगातार, नदियां जब चलेंगी तो लगातार जो है नीचे से कटाव करती रहेंगी, तो नीचे जो घाटी गर्तन है वो लगातार यहाँ पे कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पे घाटी गर्तन होता रहेगा। घाटी गर्तन मतलब जो नदियां हैं वो लगातार अपनी तली को काटती रहेंगी, काटती रहेंगी। इससे जो आपकी आकृतियां बनेगी, वो आकृति आपकी कौन सी होगी? वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जो ये आपकी आकृतियां हैं वो यहाँ पे बने रहेंगी। जो आपका जो पार्श्व अपर्दन है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा। पार्श्व अपर्दन मतलब जो नदियां हैं वो आपकी ये जो पहाड़ी का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे कटाव अभी नहीं करेंगी। कहाँ कटाव करेंगी? जो तली है नदी की, उस तली में ही जो अपर्दन है लगातार वो कार्य स्टार्ट रहेगा। घाटी गर्तन जिसको हम बोलते हैं, तो घाटी गर्तन का काम यहाँ पे लगातार होता रहेगा। ये थी आपकी तरुणावस्था। इसके बाद हम आते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या होती है? कि जो तरुणावस्था है, तरुणावस्था के बाद में जो अवस्था आती है वो आती है प्रौढ़ावस्था। देखिए, तरुणावस्था की अंतिम अवस्था, तरुणावस्था की अंतिम और प्रौढ़ावस्था की प्रारंभ में कौन सी आकृति का निर्माण होता है, या तो पूछ लिया जाएगा। तो कौन सी आकृति का निर्माण होता है यहाँ पे? जल प्रपात। किसके बीच में? तरुणावस्था और प्रौढ़ावस्था। तरुणावस्था का समापन होगा और प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे कौन सा आकृति बनेगी आपकी? यहाँ पे बनेगा आपका जल प्रपात। तो जल प्रपात इनके बीच में बनेगा। अब सेकंड जो हमारी आती है वो आती है हमारी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या है? कि जो प्रौढ़ावस्था है
अवस्था है। इस अवस्था में क्या होगा कि जो नदियां हैं वो अपना घाटी गर्तन का काम जो है वो मंद गति से करेंगी, और जो पार्श्व अपरदन है ना, पार्श्व अपरदन का कार्य यहां पे शुरू हो जाएगा। पार्श्व अपरदन देखिए, नदी जा रही है, घाटी को लगातार काटे जा रही है, घाटी को काट रही है, तो उसमें क्या होगा कि नीचे से उसने घाटी को काट दिया है, अपन जो उसका आधार तल है उसको प्राप्त कर लिया है। अब वो क्या करेगी, पार से मतलब घाटी को चौड़ा करना स्टार्ट कर देगी, जिसको बोला पार्श्व अपरदन। ये घाटी का चौड़ा होना यहाँ पे लगातार चलता रहेगा, घाटी का चौड़ा होना, कि घाटी अब लगातार चौड़ी होती रही है, ठीक है। तो यहां पे आपकी कौन कौन सी आकृतियां बनेंगी, तो यहां पे आपके जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ मैदान और आपकी नदी विसर्प, इस तरह की आकृति को यहाँ पे आपका क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए पार्श्व अपरदन हुआ, घाटी का चौड़ा होना यहाँ पे लगातार जारी रहा। इसके बाद ये अवस्था कंप्लीट होने के बाद आपकी नेक्स्ट अवस्था आती है जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था कि ये जो प्रौढ़ अवस्था है, नदी जो है मैदान में प्रवेश कर गई है, जो अपने जो घाटी गर्तन है और जो उसका पार्श्विक अपरदन है वो लगातार रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन कैसे चलता रहेगा, मंद गति से। अपरदन कैसे चलेगा, मंद गति से, मंद गति से। अब जीर्णावस्था में क्या होगा कि जो नदियां हैं वो आपके मियांडर की तरह मियांडर के रूप में चलती रहेंगी और बाढ़ के मैदान का निर्माण करेंगी। ये जो बाढ़ का मैदान है ये जो डेविस महोदय ने इसमें इसको समतल प्राय मैदान का नाम दिया है। समतल प्राय मैदान का यहाँ पे निर्माण होगा, समतल प्राय मैदान। अब ये जो डेविस महोदय ने समतल प्राय मैदान के स्थान पर एक और जो शब्दावली है वो यूज की है, कौन सी है वो, पेनी प्लेन। पेनी प्लेन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पेनी प्लेन जो है, ये पेनी प्लेन की जो संकल्पना है या पेनी प्लेन जो शब्द है वो किसने यूज किया, तो किसने किया था, डेविस महोदय ने। काफी इंपोर्टेंट है, नेट में बहुत बार आ चुका है ये कि पेनी प्लेन जो है वो शब्द किसने दिया था, तो डेविस महोदय ने पेनी प्लेन दिया। तो पेनी प्लेन जो है वो समतल प्राय मैदान के लिए यूज यहाँ पे किया गया है। इसके बाद जो नदियां हैं समतल मैदान के रूप में कन्वर्ट, मतलब जो उत्थित मैदान है उसको समतल प्राय मैदान में उसने कन्वर्ट कर दिया है। तो वहां पे छोटे छोटे जो पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां, शुष्क अपरदन की जो पहाड़ियां उनका निर्माण होता है, तो वो जो पहाड़ियां हैं उनको क्या नाम दिया, डेविस महोदय ने नाम दिया उनको मोनार्ड। मोनार्ड नाग। काफी इंपोर्टेंट है कि अपरदन चक्र यहाँ पे जीर्णावस्था में मंद गति से रहेगा, पार्श्विक और आपका जो नीचे का जो घाटी गर्तन है वो बहुत मंद गति से रहेगा। जो निरपेक्ष ढाल है वो लगातार यहाँ पे कम हो जाएगा, जो ऊपरी कटाव है वो बहुत ज्यादा रहेगा, तीव्र गति से रहेगा। नदियां जो है उसको एक समतल प्राय मैदान में कन्वर्ट कर देंगी और इसके बाद जो मैदान का निर्माण होगा उसको नाम दिया समतल प्राय मैदान या पेनी प्लेन, ठीक है। उसके बाद जो बीच में चट्टान वगैरह कुछ आ गई तो उसके बाद एक पहाड़ी सी, इस तरह से पहाड़ियों का जो है निर्माण होगा। तो ये पहाड़ियां जो है इनको डेविस ने मोनार्ड नाग का नाम दिया। मोनार्ड नाग नाम क्यों दिया, क्योंकि जो आपका हेम्स्पायर है वहां पे यूएसए में हेम्स्पायर में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम क्या है, मोनार्ड नाग। तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने भी यहाँ पे जो अपना अपरदन चक्र में जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या दिया, मोनार्ड नाग नाम दिया, ठीक है। एक बार यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो आपका तरुणावस्था है यहाँ पे सर का दृढ़ीकरण होगा, जल विभाजन शिखर का यहाँ पे कोई प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, निरपेक्ष ऊंचाई जो है लगातार स्थिर रहेगी, घाटी गर्तन रहेगा और यहाँ पे जो है जो ढाल रहेगा, जो नदियां हैं नदियों का जो ढाल रहेगा वो कैसा रहेगा, उत्तल ढाल रहेगा, उत्तल ढाल यहाँ पे रहेगा। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या है कि घाटी गर्तन के साथ घाटी गर्तन की जो क्रिया है वो मंद हो जाएगी, पार्श्व अपरदन की क्रिया है वो तीव्र गति से काम करना स्टार्ट कर देगी, जो घाटी है वो लगातार चौड़ी होती रहेगी। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ मैदान में यहाँ पे आपका निर्माण होगा और यहीं पे आपका
जो है नदी विसर्ग का निर्माण होता है। इसके बाद हमारी आती है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था में क्या है कि जो अपर्दन, जो घाटी का चौड़ा होना है, तली का जो कटना है, वो लगातार चलता रहेगा, लेकिन वो कैसे चलेगा, मंद गति से चलेगा। और यहाँ पे जो समतल प्राय कि नदी मियांडर के रूप में बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, तो बाढ़ के मैदान को क्या नाम दिया, समतल प्राय मैदान का नाम। और डेविस महोदय ने समतल प्राय मैदान के स्थान पर यहाँ पे पेनिप्लेन शब्दावली यहाँ पे यूज की है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेनिप्लेन किसने दिया, पेनिप्लेन दिया था डेविस महोदय ने, ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां वहां पे बन जाती है, तो अवशिष्ट पहाड़ियों का को डेविस महोदय ने क्या क्या कहा, मोनार्नाथ। अब देखिए जो कोई भी सिद्धांत है उसकी आलोचना जरूर होती है, ठीक है। तो ये जो डेविस महोदय है, इसके सिद्धांत की भी आलोचना हुई कि जो ये डेविस महोदय है, इसका जो सिद्धांत है वो जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया उस समय से, मीन्स जो 1899 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, 1899 से लेके 1950 1950 तक जो है ये सिद्धांत लोगों को बहुत सही लगा, लेकिन इसके बाद में आलोचना की जाने लगी। अब ये आलोचना है वो क्यों की गई, देखिए इन्होंने जो कहा कि इन्होंने कहा अपने सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो क्या दिया कि उत्थान की प्रक्रिया पहले खत्म होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, उत्थान होगा। जब तक उत्थान होता है अपर्दन की क्रिया स्टार्ट नहीं होती है, उत्थान होने के बाद ही अपर्दन स्टार्ट होता है, ठीक है, इन्होंने ये कहा। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसमें ये कहा गया कि कोई भी स्थान है उसमें पहले उत्थान और फिर अपर्दन, ऐसी क्रिया नहीं होती है। उत्थान और अपर्दन जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। उत्थान जो अपर्दन है वो उत्थान का वेट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने 3 कारक माने। 3 कारक कौन से माने, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। तो इन्होंने कहा जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें ये कहा गया कि ये कारक है, इनके अनुसार जो है कोई भी स्थान है वो लंबे समय तक एक ही रूप में रहना चाहिए। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें ये मानने से क्या है, इनकार किया गया, मतलब कोई भी स्थान है लगातार लंबे समय तक एक ही रूप में नहीं रहेगा, तो उसका अपर्दन उत्थान होता रहता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा डेविस महोदय का अपर्दन चक्र सिद्धांत, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है वही यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा जो ये वीडियो है अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।